आपका एक बार फिर स्वागत है आपके स्टडी चैनल दिवाकर सॉल्यूशन में। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी बाल विकास की क्लास। तो आज हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तुम्हारा पहला टॉपिक है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। यह अमेरिका और कनाडा दोनों जगह की नागरिकता रखते थे। इनका जन्म जो है अमेरिका में हुआ था और ये कहाँ रहते थे कनाडा में रहते थे। अगला है तीसरा आपका, इसमें देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार बालक दूसरों का अथवा समाज का अनुकरण करके सीखता है। अगला है आपका दूसरों का अनुकरण अनुकरण करके सीखने को बंडूरा ने मॉडलिंग या प्रतिमानीकरण की संज्ञा दी। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइन है आपकी। दूसरों का अनुकरण करके सीखने को बंडूरा ने मॉडलिंग या प्रतिमानीकरण की संज्ञा दी है। अगली टॉपिक है आपकी, इन्होंने दूसरों को देखकर सीखने का एक निश्चित क्रम बताया है जो इस प्रकार है। पहला ध्यान देना, दूसरा है स्मृति, तीसरा है व्यवहार, चौथा है पुनर्बलन या अभिप्रेरणा। अगला सिद्धांत है आपका क्षेत्र का सिद्धांत। क्षेत्र का सिद्धांत जो है किसने दिया था? कर्ट लेविन ने दिया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। अगली टॉपिक है आपका, कर्ट लेविन ने व्यक्ति और उसके पर्यावरण को मिलाकर क्षेत्र नाम दिया है। लेविन ने क्षेत्र और व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन किया। यह अध्ययन इतना बड़ा था कि अध्ययन की एक नई शाखा ने जन्म ले लिया जिसे टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी या क्षेत्र मनोविज्ञान भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बन जाएगा, क्षेत्र मनोविज्ञान या टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्ट लेविन हो जाएगा। अगला है आपका, इस सिद्धांत में बताया गया है कि व्यक्ति का सीखना क्षेत्र में होता है और क्षेत्र से नियंत्रित होता है। अगला है आपका, उन्होंने व्यक्ति को क्षेत्र की मुख्य इकाई माना है। इनका सिद्धांत संज्ञानात्मकता से संबंधित है। सीखना बराबर कार्य व्यक्ति पर्यावरण। सीखना को इन्होंने बी से तथा एफ को, कार्य को एफ से, व्यक्ति को पी से और पर्यावरण को ई से प्रदर्शित किया है। अगला सिद्धांत आता है आपका टालमैन का चिन्ह सिद्धांत। यानी चिन्ह सिद्धांत किसने दिया था? टालमैन ने दिया था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसे संकेतात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है या अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। उद्देश्य से पूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। टालमैन जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। टालमैन ने व्यवहारवादी और गेस्टाल्टवादी दोनों सिद्धांतों का अध्ययन कर दोनों संप्रदायों के बीच का रास्ता खोजा और एक नया सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी के प्रत्येक व्यवहार के लिए उद्दीपक जिम्मेदार होता है, लेकिन व्यक्ति यह देखता है कि कौन सा उद्दीपक उसके उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यानी वह अपनी सूझ का प्रयोग करके तभी अनुक्रिया देता है और अनुक्रिया करना सीखता है। उद्देश्यों की पूर्ति के कारण ही इनके सिद्धांत को उद्देश्यपूर्ण व्यवहार नाम दिया गया है। इन्होंने टी आकार की भूलभुलैया चूहे पर अपना प्रयोग किया था। इन्होंने किस आकार की परीक्षण किया था? टी आकार की भूलभुलैया परीक्षण किया था। अगला है आपका हल का प्रबलन सिद्धांत। इसे सबलीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे आवश्यकता कमी का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे अंतर्नोद कमी का सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। या अमेरिका के जो है रहने वाले थे, हल जो है कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। इनके सिद्धांत में SOR बॉन्ड बनता है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला है आपका, अपने इस सिद्धांत में हल ने बताया कि जीव की आवश्यकताएं उसे व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं तथा जो व्यवहार जीव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जीव उस व्यवहार को सीख लेता है। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में को 17 स्वयं सिद्धों और 133 प्रमेयों के माध्यम से सिद्ध किया है। स्वयं सिद्ध व्यक्ति के व्यवहार के बारे में सामान्य कथन है। प्रमेय तार्किक रूप से व्यक्ति के व्यवहार के कारणों को सीखना। अंतर्नोद जो है व्यक्ति की आवश्यकता से उत्पन्न उत्तेजना को उन्होंने अंतर्नोद कहा है। अगला सिद्धांत है आपको गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत। पहला है आपका, इसे क्या और किस नाम से भी जाना जाता है? उद्दीपक अनुक्रिया समीपता सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है।
इसे प्रतिस्थापन सिद्धांत भी कहा जाता है। यह थॉर्नडाइक के विचारों से बड़े प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने थॉर्नडाइक के विचारों में परिवर्तन करते हुए अपना एक नूतन विचार प्रस्तुत किया। इनके अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया में बंध सफलता के कारण न बनकर समीपता के कारण बनता है। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर 800 फोटो खींचे। बिल्ली के एक जैसा व्यवहार को बार बार करने के कारण गुथरी ने रूढ़िबद्ध व्यवहार नाम दिया। इनके इस प्रयोग में हॉर्टन ने इनका सहयोग किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। गुथरी के प्रयोग में किसने सहयोग किया था? हॉर्टन ने किया था। अगला आपका आता है अधिगम अंतरण। अधिगम अंतरण में देखते हैं क्या क्या है। पहले अधिगम अंतरण की परिभाषा हम देख लेते हैं। किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान या सीखी हुई बात का प्रयोग किसी दूसरी परिस्थिति में करना अधिगम अंतरण कहलाता है। अधिगम अंतरण के कितने प्रकार होते हैं? अधिगम अंतरण के 3 प्रकार होते हैं। पहला है धनात्मक अंतरण। जब एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को सीखने में सहायक हो तो धनात्मक अंतरण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने वाला स्कूटर आसानी से सीख जाता है। तो ये कौन सा अंतरण हुआ? धनात्मक अंतरण हुआ। इसी प्रकार दूसरा कौन है? ऋणात्मक अंतरण। जब एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे, ऋणात्मक अंतरण कहलाता है। जैसे अमेरिका की ड्राइविंग भारत में ड्राइविंग करने में क्या होती है? बाधा उत्पन्न करती है। अगला है आपका शून्य अंतरण। जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में ना बाधक हो और ना ही सहायक हो तो शून्य अंतरण कहलाता है। जैसे कबीर का दोहा याद कर लेने पर भी रहीम के दोहे को याद करना उतना ही समय लगता है। अगला क्षैतिज अंतरण। जब किसी परिस्थिति में सीखे ज्ञान का प्रयोग उसी के लगभग दूसरी परिस्थिति में किया जाता है, क्षैतिज अंतरण कहता है। जैसे एक सवाल लगाने के बाद उसी तरह का दूसरी सवाल लगाना। ऊर्ध्व अंतरण। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में किया जाता है, जैसे स्कूटर चलाने के बाद कार चलाना। द्विपार्श्विक अंतरण। जब शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है, जैसे दोनों हाथों से लिखना। अधिगम अंतरण के सिद्धांत या निम्न प्रकार का है। पहला है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। यह अधिगम अंतरण का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। इसके अनुसार अंतरण करना नहीं पड़ता है, स्वतः ही हो जाता है। तो सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? मानसिक अनुशासन का सिद्धांत है। दूसरा समान अवयव सिद्धांत, थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत के अनुसार दोनों परिस्थितियों के तत्व जितने ज़्यादा समान होंगे, अंतरण उतना आसानी से पूरा होगा। तीसरा सामान्यीकरण का सिद्धांत, चार्ल्स जर्ड ने कहा था, जब हम कोई कार्य किसी परिस्थिति में सीखते हैं तो उसकी एक मानसिक संरचना हमारे दिमाग में बन जाती है और जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम उस संरचना का सामान्यीकरण कर देते हैं। अगला क्या है? आरोपण का सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी कोहलर और वर्दीमर ने कहा था कि जब कोई कार्य हम सीखते हैं तो वह सीखा कार्य हमारी सूझ में शामिल हो जाता है और हम आवश्यकता अनुसार अपनी सूझ का आरोपण करते हैं। अगला क्या है? चौथा है आपका पांचवा सीखने का सिद्धांत। बाउले ने क्या कहा था? देखिए, कोई कार्य करते उस प्रकार के नए कार्य को करना व्यक्ति सीख लेता, जैसे इंजन बनाते बनाते नए प्रकार के इंजन को बनाना। अगला है अधिगम वक्र या सीखने का वक्र। अगला टॉपिक है हमारा सीखने के उन्नति अथवा अवनति को वक्र रेखा के माध्यम से ग्राफ पेपर पर निरूपित करने को अधिगम वक्र कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 सरल रेखीय वक्र। जब सीखने के समय के साथ सीखने की मात्रा समान रूप से आगे बढ़ती है तो सरल रेखीय वक्र बनता है। दूसरा उन्नोत्तर वक्र। जब समय बढ़ने के साथ सीखने में कमी आ जाती है तब उन्नोत्तर वक्र बनता है। तीसरा है नतोदर वक्र। जब सीखने के समय की अपेक्षा सीखने की मात्रा में बहुत तेजी से बढ़ती है तब नतोदर वक्र बनता है। चौथा है मिश्रित वक्र। इसे यश आकारीय वक्र भी कहते हैं। जब समय बढ़ने के साथ सीखने की मात्रा में कभी उन्नति तो कभी अवनति होती है, मिश्रित वक्र बनता है।
अधिगम वक्र का स्फुरन। अधिगम वक्र का स्फुरन, जब अधिगम वक्र में तुरंत तुरंत उतार चढ़ाव होता है, यह स्थिति स्फुरन कहलाती है। सीखने का पठार, अगला है आपका सीखने का पठार। जब सीखने की मात्रा में न तो उन्नति हो और न ही अवनति हो और सीखने की गति रुक जाए, इसे ही सीखने का पठार कहते हैं। नोट देखिए, कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक सीमा से ज़्यादा ना तो सीख सकता है और ना ही उपलब्धि हासिल कर सकता है। नोट, मिरर ड्राइंग टेस्ट, दर्पण चित्रांकन परीक्षण अधिगम का एक परीक्षण है। अगला आता है आपका बुद्धि। अगला टॉपिक क्या है? बुद्धि। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य की एक विधि है। स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम बुद्धि है। बर्किंघम के अनुसार सीखने की योग्यता बुद्धि है। बर्ट के अनुसार बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने और तर्क करने की योग्यता है। टर्मैन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इन सभी परिभाषाओं को आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। पहला है मूर्त या तांत्रिक यांत्रिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, तीसरा सामाजिक बुद्धि। मूर्ति बुद्धि में देखते हैं क्या आता है। पहला है मूर्त बुद्धि। यह बुद्धि मशीनों एवं यंत्रों से अनुकूलन करने में सहायता देती है। इस बुद्धि के लोग अच्छा कारीगर, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी इत्यादि बनते हैं। दूसरा है अमूर्त बुद्धि। लिखने, पढ़ने, समझने, तार्किक चिंतन करने में अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है। इस बुद्धि वाला व्यक्ति अच्छा लेखक, पत्रकार इत्यादि बनता है। तीसरा है आपका सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि से तात्पर्य व्यक्तियों को समझने एवं व्यवहार करने की योग्यता से है। यह समाज समायोजित करने की बुद्धि कहलाती है। इस बुद्धि वाला व्यक्ति अच्छा राजनेता, अच्छा समाज सुधारक व समाज सेवी इत्यादि बनता है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, बुद्धि के सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बीने ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत दिया था। द्विकारक सिद्धांत या त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। बुद्धि संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ट एवं बर्नर। त्रिस्तरीय, त्रितंत्र, त्रिचापित सिद्धांत स्टर्नबर्ग। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। बुद्धि का लेवल 1 व लेवल 2 सिद्धांत जॉनसन ने दिया था। बुद्धि का खा सिद्धांत हैव ने दिया था। अगला है आपका तरल व ठोस द्रव घनीभूत सिद्धांत आरवी कैटल ने दिया था। इन सभी सिद्धांतों को आप याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आगे चल देखते हैं एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने हैं। एक कारक बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड विने हैं। इसी तरह द्विकारक सिद्धांत या त्रिकारक सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 2 कारकों से बनी है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन जानते ही हैं। पहला है सामान्य कारक, दूसरा है जिसे जर्नल फैक्टर या जी फैक्टर या जी कारक कहा जाता है। स्पीयरमैन ने बताया है कि सामान्य कारक सभी व्यक्तियों में जन्मजात होता है एवं सदैव एक रहती है। सभी मानसिक कार्यों एवं समस्याओं के समाधान में सामान्य कारक प्रयोग होता है। नंबर 1। अगला है आपका विशिष्ट कारक या स्पेसिफिक फैक्टर। तो देखिए, स्पेसिफिक फैक्टर में क्या होता है? यह जन्मजात नहीं होता है बल्कि अर्जित योग्यता है। इसे सामान्य कारक के द्वारा ही अर्जित किया जा सकता है, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष कार्य में दक्ष होकर सफल होता है, जैसे संगीत, गायन, कला, गणित, हस्तकला इत्यादि। नोट देखिए, बाद में स्पीयरमैन ने एक और समूह तत्व जोड़ दिया। इसी से इस सिद्धांत को त्रिकारक सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुकारक सिद्धांत देखते हैं। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक थे। इसे बहुतत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि की ऊंचाई, स्तर, कार्यों में कठिनता, बुद्धि की चौड़ाई, क्षेत्र, कार्यों की विभिन्नता, बुद्धि का क्षेत्रफल, क्षेत्र, कार्यों की संख्या, बुद्धि की गति कार्य करने की गति। नोट, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए चौड़ाई, क्षेत्र, गति की चर्चा के इसे बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, बालू का सिद्धांत। अगला आता है समूह कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है। इसे प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि प्राथमिक कारक समूह से मिलकर बनी है। एक जैसे कार्यों वाले कारक मिलकर कारकों का एक प्राथमिक समूह बना लेते हैं। थर्स्टन ने बताया है कि ऐसे कुल 13 प्राथमिक समूह कारक बनते हैं, जिनमें 7 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे एक आंकिक कारण,
दूसरा शाब्दिक कारण, तीसरा स्मृति कारक, चौथा है तार्किक कारक, पांचवा है वाक कारक, छठा प्रेक्षण तत्व कारक और सातवां है पर्यवेक्षण कारक। अब कहा है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं। जो व्यक्ति में ज़्यादा होती है वह व्यक्ति उस क्षेत्र में ज़्यादा सफल होता है। गार्डनर ने अपने अध्ययन के फलस्वरूप ऐसी 8 बुद्धियों का वर्णन किया है जो इस प्रकार हैं। पहला का भाषागत बुद्धि, अपने विचार को व्यक्त करना, एक दूसरे के विचारों को समझना। दूसरा है तार्किक गणितीय वैज्ञानिक चिंतन, समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक चिंतन करने में प्रयोग। तीसरा है दैसिक बुद्धि, मानसिक प्रतिबिंबों का तैयार करने में। चौथा है सांवेगिक बुद्धि, संवेगों को समझना। पांचवा है शारीरिक गति संवेदीय बुद्धि, शरीर के अंगों का उपयोग तथा सृजनशीलता में कार्य करने वाली बुद्धि। अगला है आपका उत्तर वैयक्तिक बुद्धि, दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को समझना। अगला है अंतः वैयक्तिक बुद्धि, अपनी भावनाओं इच्छाओं पर नियंत्रण करना। अगला है आपका प्रकृतिवादी बुद्धि, सूक्ष्म जीवों पेड़ पौधों तथा सौंदर्य को समझना। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टारमन ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। भारत में बुद्धि लब्धि का प्रयोग 1922 में लाहौर कॉलेज के प्रोफेसर CS राइस ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस आयु स्तर पर बच्चा सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता है उसे बेसल वर्ष या आधा वर्ष कहते हैं। नील आयु स्तर बच्चा एक ही प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। इस बुद्धि परीक्षण में 54 प्रश्न थे। बीने परीक्षण में 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों का बुद्धि परीक्षण होता है। बुद्धि का मापन, अगला टॉपिक है आपका बुद्धि का मापन। प्रथम मनोविज्ञान पाठशाला विलियम वुड ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में किया था। यह भी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। कैटिल ने 1890 में सर्वप्रथम अपनी पुस्तक मेंटल ऑफ मेजरमेंट में सर्वप्रथम मूल्यांकन एवं मानसिक परीक्षण शब्दों का प्रयोग किया। बुद्धि परीक्षण को बनाने का प्रथम श्रेय फ्रांस को जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम बुद्धि परीक्षण का श्रेय बीने को जाता है। मानसिक आयु या का प्रत्यय बीने ने दिया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। सन 1912 में स्टर्न एवं कोहलमान ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र जो दिया जो इस प्रकार है। 130 से अधिक प्रतिभाशाली, 121 से 120 प्रखर, 111 से 120 समान तीव्र बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि वाले, 81 से 90 मंद बुद्धि, 71 से 80 अल्प, 70 से कम जड़ बुद्धि, 51 से 70 दुर्बल, 21 से 50 मूर्ख, 20 से कम महामूर्ख। इसको भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। पहला है आपका शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण, वैसलर वैवल्यू बुद्धि परीक्षण, तर्क शक्ति बुद्धि परीक्षण। इसे पूरा बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये पूरा आपका 1 नंबर से पक्का है, पूछा जाता है आपका। अगला आपका अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। इसमें आपका पहला है पार्टियस भूल भुलैया परीक्षण, भाटिया क्रियात्मक परीक्षण माला, चित्रपूर्ति परीक्षण, वस्तु संग्रह, चित्रांकन। इसे भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला है आपका शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण 1917 में आर्थर एवं ओइस ने दिया था इसे। टर्मन मानसिक योग्यता परीक्षण 1920 में, इलाहाबाद बुद्धि परीक्षण 1942 में डॉक्टर सोहन लाल, जलोटा का साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 1963 में डॉक्टर एस जलोटा। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण 1999 में आर्थर एवं ओइस, संस्कृत मुक्ति परीक्षण 1924 में RB कैटल, पिंटनर पैटरसन। इसके अलावा परफॉर्मेंस 1917 में R पिंटनर एवं पैटरसन, रॉबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स 1938 में रॉबिन्स ने दिया था। तो मित्रों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर राय दीजिएगा अपनी।